वेलकम टू माय चैनल यामिनी पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परिचारक, नर्स या कंपाउंडर के परिचय के बारे में कि किस तरीके से ये परिचर्या के अंतर्गत महत्व रखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकित्सा के 4 चतुष्पादों के बारे में समझना पड़ेगा। उसके लिए एक आचार्य चरक ने हमें एक कोटेशन दिया है, वो है विषयक द्रव्य व्युपास्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेयम विकार व्युप शांते। इसका अर्थ ये होता है कि अपन एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। विषयक द्रव्य व्युपास्थाता, इसका अर्थ है विषयक। विषयक यानी वैद्य, डॉक्टर या चिकित्सक, उसे हम आयुर्वेद में विषयक कहते हैं। द्रव्य यानी कि औषध, जो आप टेबलेट देंगे, औषध जितनी भी होगी वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आएगी। उपास्थाता, उपास्थाता का अर्थ होता है परिचारक, जो आपका नर्स या कंपाउंडर है। और रोगी का यहाँ पे तात्पर्य है रोगी से, पेशेंट से। ये 4 चतुष्पाद किसके माने गए हैं? चिकित्सा के 4 चतुष्पाद माने गए, विषयक, द्रव्य, उपास्थाता और रोगी। आगे इनके बारे में बताया गया है कि गुणवत कारणम ज्ञेयम। अगर इन चारों में गुण, इनके अंदर जो गुण है ये गुणवान होंगे तो आपका विकार जो है वो शांत हो जाएगा। तो नीचे वाली लाइन का यही अर्थ है, गुणवत कारणम, इनके गुणवान होने के कारण जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं, विकार व्युप शांतये, जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं वो शांत हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार और, विषयक द्रव्य व्युपास्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेयम विकार व्युप शांतये, यानी कि चिकित्सा के 4 चतुष्पाद विषयक, द्रव्य, उपास्थाता और रोगी, ये चिकित्सा के 4 चतुष्पाद कहलाते हैं। और इनके गुणवान होने के कारण आपके अंदर जो भी विकार उत्पन्न होंगे वो शांत हो जाते हैं। अब आते हैं परिचारक के पर्याय के बारे में कि परिचारक को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो परिचारक को उपास्थाता, दात्री, कल्पक, उपवेद्य और कंपाउंडर और नर्स के नामों से भी जाना जाता है। अब इन नामों से इन्हें क्यों जाना जाता है, तो इनकी भी अपन एक इंडिविजुअल परिभाषाएं पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है उपास्थाता। उपास्थाता को जब हम पढ़ते हैं तो उपास्थाता जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस स्थाता, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और स्थाता का अर्थ होता है रहना। यानी जो हमेशा एक डॉक्टर के समीप रहता हो, चिकित्सक के समीप रहता हो और उनके निर्देशों का पालन करता हो, उसे यहाँ उपास्थाता कहा गया है। इसलिए परिचारक को उपास्थाता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरा आता है धात्री। धात्री का अर्थ यहाँ है धायमा, धायमा या जो की सेवा करती है। यहाँ एक फीमेल से लिया गया है कि धात्री का अर्थ है सेवा करने वाली। तो इसमें ये इसकी परिभाषा है कि धात्री को माता, माँ, शिशु को दूध पिलाने वाली महिला, शिशु का लालन पालन करने वाली स्त्री, दाइमा, दाई आदि शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। इसमें एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब किसी शिशु की माता की मृत्यु हो जाए या फिर उनके स्तन्य दृष्टि होने पर बालक के लिए अलग से स्तनपान कराने के लिए एक महिला रखी जाती है, उसे हम धात्री कहते हैं। तो यहाँ पर उस धात्री को भी परिचारक के रूप में ही संबोधित किया जाएगा, क्योंकि वो भी बालक की सेवा और शुश्रूषा करती है पूरी तरीके से। परिचर्या के परिप्रेक्ष्य में भी जो स्त्री का पालन पोषण या सेवा करे, जो स्त्री रोगी का पालन पोषण या सेवा करे, उसे धात्री कहा जाएगा। इसके अलावा एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम, जो पन्नाधाय धायमा थी, पन्नाधाय जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा करी। दूसरा एक प्रशस्त धात्री, यानी जो एक माता के नहीं होने पर या माता की मृत्यु होने पर या माता के किसी ऐसे रोग के ग्रसित होने पर जो उसके शिशु को दुग्धपान कराती है, उसे भी हम यहाँ धात्री कहा जाता है। फिर तीसरा आता है कल्पद। परिचारक को कल्पद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिचारक जो है वो हॉस्पिटल में या चिकित्सालय में रहकर वो रोगी के लिए अनेक कल्पनाएं भी बनाता है। जैसे उनके लिए यूष बनाना, क्वाथ बनाना, टेबलेट वगैरह, अगर कोई योग है तो वो बनाना, तो ये सभी वो चिकित्सक के निर्देशानुसार बनाती है। इसीलिए उसे कल्पद भी कहा, परिचारक को कल्पद भी कहा जाता है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी बनाता है। फोर्थ आता है उपवेद्य। उपवेद्य कब कहा जाएगा? उपवेद्य का, इसको अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो इसके भी 2 होते हैं, एक उप और एक वेद्य। उप का मतलब वही सेम रहेगा, समीप, और वेद्य का अर्थ होता है चिकित्सक, यानी जो हमेशा चिकित्सक के समीप रहता हो, इसके अलावा जो चिकित्सक की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सके, उसे हम उपवेद्य कहा जाता है। फिफ्थ आता है कंपाउंडर। कंपाउंडर को मेनली मेल नर्स के रूप में जाना जाता है। जो मेल नर्स जो होते हैं वो कंपाउंडर कहलाते हैं। जो व्यक्ति औषधियों को संकलित करता है उसे कंपाउंडर कहा जाता है और उसे मेल नर्स भी कहते हैं। 6 आता है नर्स।
नर्स को नर्सिंग कार्य करने वाली जो महिला होती है उसे नर्स कहा जाता है। और ये जो रूप है ये केवल महिला ही कर सकती, क्योंकि महिला के अंदर सेवा का, दया का, थोड़ी सहानुभूति का, थोड़ी सेवा का, उसका सभी का उसके अंदर गुण रहते हैं, इसीलिए नर्स को फीमेल नर्स कहा जाता है। अब इसको नर्स में जो इसकी स्पेलिंग अगर अपन डिफाइन अलग अलग करते हैं तो NURS और E इनके अलग अलग है। क्यों इसे नर्स एक फीमेल को यहाँ पे बताया गया है, महिला को इसमें ज्यादा बताया गया है। तो N का मतलब होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी श्रेष्ठता, क्योंकि नर्स के अंदर वो सभी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसे उपवेद्य भी कहा गया है। उपवेद्य इसलिए जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में भी वो कार्य करती है, इसलिए उसे उपवेद्य कहा गया है। तो वो इस काम के लिए श्रेष्ठ भी होती है। यू का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी वो रोगी की बातों को, चिकित्सक की बातों को एवं रोगी के परिजन जो साथ में आए हैं उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है और उन्हें समझाती भी है, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग भी एक परिचारक के अंतर्गत होती है। आर सेकंड थर्ड आता है आर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो चिकित्सक मतलब एक सभी की क्या लेती है, उत्तरदायित्व लेती है। उनका ध्यान रखना, उन्हें किस समय कौन सी टेबलेट देनी है, अगर वो एडमिट है कोई रोगी उसे कब टेबलेट देनी है, कब उसे कल्पना कोई यूज क्वाथ या कोई फांट वगैरह देना है, तो उसको एक उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है, वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाती भी है, इसीलिए यहाँ पर ये उत्तरदायित्व का पॉइंट भी आता है। एस का अर्थ होता है सिंपत्ति। सिंपत्ति यानी सहानुभूति। सहानुभूति यानी वो रोगी के प्रति सहानुभूति। अगर रोगी परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उसे धीरे से समझाकर सहानुभूतिपूर्ण उसके साथ व्यवहार करती है, जिसके कारण जो रोगी होता है वो अपने आप समझकर और उसके मतलब थोड़ा सा अच्छा खुद मन से अच्छा फील करने लग जाता है। फिर आता है ई का मतलब होता है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। वो अपने कार्य को भी बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। उसे रोगी की देखभाल के साथ साथ कई अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि एक परिचारक के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना, रोगी का ध्यान रखना, कल्पनाएं बनाना, चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना, चिकित्सक के अनुपस्थिति में जो भी कार्य होते हैं उनका भार संभालना, तो ये सभी एक परिचारक के अंदर होता है। इसीलिए उसे इफिशियंसी यानी इसीलिए उसे कार्य क्षमता का भी एक गुण होता है, ठीक है। यहाँ अपन ये जो परिचारक के जो पर्याय है वो हो जाते हैं। इसके 6 टोटल पर्याय हैं। उपास्थाता, उपवेद्य, नर्स, कंपाउंडर, कल्पद और एक और होता है धात्री। ये 6 मुख्य इसके पर्याय माने जाते हैं। अब अगला आता है परिचारक के गुण, कि परिचारक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अपन तीनों आचार्यों के अनुसार, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, इन तीनों के अनुसार अलग अलग जो है अपन परिचारक के गुण देखेंगे। सबसे पहले गुणों में सबसे पहला आता है व्यक्तिगत गुण, जो तीनों आचार्यों ने बताए हैं। व्यक्तिगत गुण यानी उसके पर्सनल क्या गुण होने चाहिए एक परिचारक के अंतर्गत। तो सबसे पहला आता है आचार्य चरक के अनुसार पढ़ेंगे, उपचार ज्ञाता दाक्ष अनुरागश्च भर्तरी सोचम चेती चतुष्को अयम गुण परिचर्य जने। इसका अर्थ है कि एक परिचारक के अंतर्गत उपचार ज्ञाता यानी सेवा का कार्य पूर्ण करने वाला, या उसे सेवा का जो भी उसको दिया गया है उसका पूर्ण ज्ञान हो। अगर वो नर्सिंग कार्य कर रहा है तो उसे नर्सिंग का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए उसके अंदर उपचार ज्ञाता, यानी कि उसे पूर्ण नर्सिंग का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आता है दाक्ष का अर्थ होता है चतुरता, मतलब किसी भी सिचुएशन में वो अच्छी तरीके से कार्य को कर सके, वो होता है दाक्ष। थर्ड है अनुरागश्य का अर्थ होता है कि रोगी के प्रति अनुराग रखना, उसके प्रति प्रेम रखना, उससे अच्छी तरीके से बोलना या समझाना, वो होता है अनुरागश्य। फिर आता है सोचम चेती चतुष्को अयम गुण परिचर्य जने। सोचम यानी वो पवित्र होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, ताकि वो अपने रोगी को भी उसी प्रकार से निर्देशित करेगा और रोगी भी उसी तरीके से जल्दी से उसकी देखकर वो जल्दी से ठीक होगा। तो ये आचार्य चरक ने 4 प्रकार के गुण एक परिचारक में बताए हैं। उपचार ज्ञाता दाक्ष अनुरागश्च भर्तरी सोचम चेती चतुष्को अयम परिचर्य जने। ये गुण जो है वो परिचर्य के अंतर्गत होने चाहिए। क्या गुण है, वापस रिपीट कर रही हूँ। उपचार ज्ञाता, दाक्ष भर्त, अनुराग और सोच, ये 4 गुण आचार्य चरक ने बताए हैं। अब आते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या गुण बताए हैं। सुश्रुत ने बताए स्निग्धो जो अजुगुप्सित बलवान युक्तो व्याधि तर्क क्षणे वेद वाक्य कृत शांत पाद परिचर स्मृत।
आचार्य चरक ने 6 गुण बताए हैं एक परिचारक के, सॉरी आचार्य सुश्रुत ने 6 गुण बताए हैं परिचारक के। कौन कौन से? स्निग्धो, स्निग्धो का अर्थ होता है, यहाँ स्निग्ध का अर्थ क्या होता है? स्निग्ध होता है चिकना, जो होता है चिपचिपा चिकना, उसे हम कहते हैं स्निग्ध। लेकिन यहाँ स्निग्ध का अर्थ है सुंदर। सुंदर का अर्थ है कि जो आपका परिचारक होना चाहिए वो सुंदर होना चाहिए। लेकिन किससे सुंदर होना चाहिए? अपने मन, कर्म एवं वचन से। अच्छा बोलता हो, मन से, उसमें किसी भी मन में कोई हीन भावना, ईर्ष्या की भावना या लोभ की भावना ना हो। वचन बोलने में भी वो अच्छा हो और उसका कर्म, उसका कार्य भी बिल्कुल अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति परिचारक के अंदर ये गुण होना चाहिए, स्निग्धो। अजुगुप्सित, अजुगुप्सित यानी निंदा रहित, मतलब किसी को भी देखकर घृणा न करना। बाई चांस कभी होता है कि रोगी में वमन वगैरह या फिर अतिसार वगैरह जैसे पेशेंट भी आते हैं, तो उनको देखे एक परिचारक को घृणा नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा गुण आचार्य सुश्रुत ने बताया है अजुगुप्सित, यानी निंदा रहित होना चाहिए एक परिचारक। तीसरा है बलवान। बलवान भी क्यों होना चाहिए? बलवान का भी यहाँ पे इसलिए होना चाहिए कि कभी होता है, कभी किसी सिचुएशन में उसे बल का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, तो इस कारण से एक परिचारक के अंतर्गत बलवान का भी गुण होना चाहिए। फिर आता है बलवान युक्तो व्याधि तर्क्षण, यानी कि रोगी की सेवा में संलग्न रहना। एक परिचारक का गुण होता है कि सबसे पहले वो रोगी की जो भी सेवा है, उसे मल मूत्र विसर्जन से लगाकर उसे जितनी भी कल्पनाएं देना है, सभी प्रकार की सेवा एक परिचारक को करनी चाहिए। वैद्य वाक्यकृत, ये वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, उसे डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, तो वैद्य के आदेश का बिना संकोच पालन करना चाहिए। मतलब अगर चिकित्सक ने आपको कोई आदेश दिया है, उस आदेश को बिना संकोच के, बिना किसी, मतलब ऐसे नहीं कि यार वो सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे, ऐसा करके अपन को नहीं है, बिना संकोच के वैद्य ने जो आदेश दिए उसका पालन करने वाला परिचारक होना चाहिए। छठा आता है शांत। शांत यानी बिल्कुल शांति से, कोई उसके ऊपर चिढ़ भी रहा है, बाई चांस कभी चिकित्सक कुछ सुना दे, चिकित्सक कुछ बोल दे उनकी गलती होने पर, तो उस समय भी आपको शांत रहकर उनकी पूर्ण बात सुननी चाहिए। उसके बाद उनकी सफाई में आप भले धीरे से, शांत स्वभाव से ही अपनी सफाई को भी प्रस्तुत करना है। कि उन्होंने कुछ बोला और आपने वापस से रिपीट में जवाब दे दिया, तो उसे शांत स्वभाव एक परिचारक का होना चाहिए। ये है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर आता है आचार्य वाग्भट, यानी अष्टांग हृदय में जो लिखा है आचार्य वाग्भट ने, उन्होंने बताया है, उन्होंने 4 गुण बताए हैं परिचारक के। अनुरक्त, सूचिर, द्रक्षो, बुद्धिमान परिचारक। कितने गुण हैं? अनुरक्त, सूची, द्रक्षो और बुद्धिमान परिचारक। देखो कैसे। अनुरक्त, अनुरक्त का वही मतलब हुआ कि रोगी के प्रति सेवा रखने वाला, सेवा करने वाला, रोगी के प्रति सहानुभूति रखने वाला, उसके प्रति स्नेह रखने वाला, उसे अनुरक्त कहा गया। दूसरा है सूची। सूची यानी साफ सफाई वाला, हाइजीनिक, पवित्रता वाला, वैसा होना चाहिए एक परिचारक। दक्ष, दक्ष यानी उसे हर कार्य आना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि वो नर्सिंग कार्य कर रहा है तो केवल नर्सिंग ही, उसे इसके अलावा भी जो कार्य हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में होते हैं, वो कार्य भी उसे आना चाहिए। मतलब हर कार्य में वो कुशल होना चाहिए। फिर आता है बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी उसे अपनी बुद्धि होनी चाहिए ताकि वो अपना कॉमन सेंस यूज कर सके। कहीं कोई चीज अगर चिकित्सक अनुपस्थित है तो वहां उसको अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे उसे ही हैंडल करनी पड़ती, तो उस समय अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो उस कार्य को अच्छे से कर सके, ऐसा भी परिचारक के अंदर गुण होना चाहिए। तो आचार्य वाग्भट ने 4 गुण बताए हैं। अनुरक्तो, सूची, दक्षो, अनुरक्तो, सूची, द्रक्षो और बुद्धिमान और परिचारक। ठीक, ये तो थे उसके व्यक्तिगत गुण, पर्सनल जो थे उसकी क्वालिटी। अब आती है व्यवहारिक गुण। उसे किस लोगों से, जो परिजन आ रहे हैं, रोगी आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वो आते हैं व्यवहारिक गुण के अंतर्गत। तो ये कुछ गुण है, जैसे अनुशासन एवं आज्ञा पालन। उसे अनुशासन में रहना चाहिए। अगर उसका कोई ड्रेस कोड है तो उस ड्रेस कोड में उससे आना चाहिए। उसके जो भी उसको एक अनुशासन टाइम है तो उस टाइम पे ही आना चाहिए। ये आते सारे अनुशासन के अंतर्गत। तो एक परिचारक को अनुशासित होना चाहिए। ईमानदारी, इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल में जो भी औषधियाँ वगैरह है, औषध जहाँ संग्रह किया जाता है, उसमें ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। सहकर्मियों के प्रति प्रेम। कभी कभी होता है कि उसके साथ में जो सहकर्मी होते हैं, स्टाफ और होते हैं, तो उनके साथ भी प्रेम रखना चाहिए। उदारता, शालीनता, उसे शालीन होना चाहिए बिल्कुल, मतलब क्रोध उससे बिल्कुल कम आना चाहिए। शालीनता से अपने
अपनी उसको बताना चाहिए, शालीनता से लोगों को समझाना चाहिए। बुद्धि कौशल, उसमें बुद्धि कौशल होना चाहिए। तकनीक का पूर्ण ज्ञान, तकनीक का पूर्ण ज्ञान इसलिए कहा गया है यहाँ कि उसे कंप्यूटर चलाना पड़ सकता है, कभी कभी उसे कोई ऑनलाइन, आजकल जो वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, अगर उसे तकनीक का ज्ञान नहीं होगा तो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, तो वहां उसे दिक्कत आएगी। तो उसे तकनीक का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये कैसे होता है, ये ऑनलाइन किस प्रकार से होगा, फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो इसका ज्ञान भी उसे पूर्ण रूप से होना चाहिए। विश्वसनीयता, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उस चिकित्सक उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। सहानुभूति एवं कुशल व्यवहार, उसे रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति एवं अपने सहकर्मियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसका होना चाहिए। युक्तिपूर्ण विवेक, इसके अलावा उसके युक्तिपूर्ण, यानी कभी किसी सिचुएशन में उसे अगर युक्ति से काम चलाना पड़ सकता है तो उस समय उसे युक्तिपूर्ण, उसके अंदर विवेक भी होना चाहिए कि वो उस कार्य को उस समय अच्छे से कर सके। धैर्य होना चाहिए उसमें। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अगर वो खुद शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तब वो रोगी की चिकित्सा कर पाएगा, तब वो अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएगा। तो एक परिचारक के अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि वो शारीर से भी और मन से भी दोनों तरीके से स्वस्थ हो। शांति प्रियता, उसे हमेशा, अगर वो खुद शांत है तो उसे ये भी चाहिए कि आसपास भी शांति बनी रहे। समर्पण शक्ति, मतलब कभी हो सकता है कि भाई किसी कोई रोगी ऐसा आ गया जिसके पास धन वगैरह की कमी है, तो उस समय वो थोड़ा सा अगर वो कर सकता है तो वो थोड़ा सा उसके साथ उदारता रख सकता है, समर्पण कर सकता है। समर्पण शक्ति एक चिकित्सक के परिचारक के अंतर्गत होनी चाहिए। और मितभाषी यानी सभी से मीठा बोलने वाला एक परिचारक के अंदर गुण होना चाहिए। तो ये कुछ थे व्यवहारिक गुण, एक नॉर्मल जो आपके सभी के अंदर होना चाहिए लगभग, वो गुण भी एक परिचारक के अंतर्गत होने चाहिए। अब आते हैं व्यवसायिक गुण। व्यवसायी यानी जब परिचारक अपने व्यवसाय में, जैसे हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी है, हॉस्पिटल में उसने नियुक्ति है, तो उस समय उसके जो स्टाफ है, उसके जो चिकित्सक है, वहाँ के जो चपरासी वगैरह है, उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सभी आते हैं व्यवसायिक गुण के अंतर्गत। सभी से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए एवं मृदुवाणी होना चाहिए। सभी से सीधा सिंपल व्यवहार रखना चाहिए एक परिचारक को। और मृदुभाषी यानी सबसे मीठा बोलने वाला, धीरे बोलने वाला होना चाहिए। अधिकारियों, साथियों, अपने रोगियों का सदैव अभिवादन करना चाहिए कि भाई आप गए हो, कोई रोगी बैठा है, कोई चिकित्सक है, आपका कोई अधिकारी है, उनसे अभिवादन की, भाई नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग की, इस तरीके से उसमें भाव होना चाहिए। चिकित्सक तथा अन्य अधिकारियों को संबोधित करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आदर सूचक शब्द यानी चिकित्सक को आप क्या कहेंगे, सर, मैडम, बॉस, इस तरीके से आदर सूचक शब्दों का, आप उनके नाम से तो बुला नहीं सकते, वो आपसे बड़े हैं, तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को खड़े होकर जवाब देना चाहिए। जैसे कि अपन स्कूल में भी अगर कोई कोई अपन को क्वेश्चन पूछते हैं अपने टीचर्स वगैरह, तो भी हम खड़े होकर जवाब देते हैं। तो इस प्रोफेशन में भी अपन को यही ध्यान रखना है कि अगर चिकित्सक आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपको रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहा है, किसी पेशेंट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको खड़े होकर अपना आंसर देना चाहिए। उच्च अधिकारी के कमरे में प्रवेश करने पर खड़ा हो जाना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। अपने से वरिष्ठ के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए तथा उन्हें पहले निकलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, अपने अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, डॉक्टर के साथ आप राउंड पे जा रहे हो मान लो, तो राउंड से जाने से पहले डॉक्टर को आगे, मतलब जो चिकित्सक होंगे उन्हें आगे चलने चाहिए और उनके लिए गेट भी खोल देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप उनसे आगे निकलते हैं, बाई चांस आपको जल्दी है, आपको जाना है और आप एक अपने अधिकारी से आगे निकल रहे हैं, तो उस समय उनसे क्षमा प्रार्थी कर से एक एक्सक्यूज मी वैसे वर्ड का यूज करके उनसे आगे निकलना चाहिए, लेकिन समासूचक शब्दों के साथ। गलियारों, सीढ़ियों, चढ़ाई आदि पर वरिष्ठ व्यक्ति के मिलने पर किनारे हटकर उन्हें जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। मान लो क्रॉस हो गए, सामने से चिकित्सक या कोई उच्च अधिकारी आ रहे हैं और आप भी मतलब अपोजिट जगह से जा रहे हैं, अब वो आ रहे हैं तो आपको थोड़ा साइड में रहकर पहले उन्हें जाकर फिर आप अपना वापस जा सकते हैं। तो इस तरह का गुण भी होना चाहिए। आपको हमेशा शांति प्रिय होना चाहिए, वही जैसे पहला समझाया कि भाई खुद शांत है और आसपास भी शांति रहनी चाहिए। अपने वस्त्रों को स्वच्छ व व्यवस्थित रखना चाहिए, मतलब अच्छे, एक तो साफ सुथरे होने चाहिए आपके वस्त्र, इसके अलावा व्यवस्थित होने चाहिए। ड्यूटी पर आभूषण धारण नहीं करना चाहिए। नर्सिंग में फिक्स है कि आपको कोई भी आभूषण धारण नहीं करना है, कोई वॉच वगैरह धारण नहीं करनी। इसके अलावा कोई बाल अगर फीमेल है तो जूड़ा बनाया जाता है नर्सिंग में, तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है। चिकित्सक के आदेशों का पालन करना चाहिए कि चिकित्सक ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। धन्यवाद, अगर आपका काम किसी ने किया है,
मान लो आपके जूनियर ने, सीनियर ने या चिकित्सक ने खुद ने अगर आपका कोई काम है वो किया है आपके रिक्वेस्ट पर, तो उनको वापस से थैंक यू, धन्यवाद करके उनको काम के लिए कहना चाहिए। बिना अनुमति से किसी भी अन्य विभाग से उपकरण नहीं लाना चाहिए। अगर आपको जरूरत है, बाई चांस बीपी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है या किसी भी चीज़ की जरूरत है, किसी औषधि की जरूरत है और आपको किसी और विभाग में लेनी पड़ रही है, तो उस औषधि के लिए आपको वहां जाने से पहले उनकी अनुमति लेनी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये उपकरण चाहिए, ये दवाई चाहिए, तो उनसे अनुमति लेकर फिर आपको वो वहां से वो उपकरण या जो भी औषधि वगैरह है वो लानी चाहिए। हमेशा नियत समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। मतलब जो टाइम है उसी टाइम पर आपको अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट में जाते हैं, जैसे होता है ना कि 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो अगर आप शिफ्ट में जा रहे हैं तो आपके पहले जो परिचारक है उसको पहले ड्यूटी छुड़वा कर उससे ड्यूटी पूरी, जो भी उसकी ड्यूटी पूरी करवा कर उसके छोड़ने पर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। अनजान में अगर आपके द्वारा कोई व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, अनजाने में आपने किसी से कुछ कह दिया है और आगे वाले को कष्ट पहुंचा है, तो ऐसे समय पर आपको उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। रोगी द्वारा बताई गई गोपनीय बात को किसी और को नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा रोगी जो भी आपको बात बताता है, कोई उसकी पर्सनल बात है या फिर कोई भी उसकी पर्सनल बीमारी के बारे में, किसी रोग के बारे में बताता है, तो उसकी बात को आपको कहीं और जाकर नहीं कहना चाहिए, उसकी बात को गोपनीय रखनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। आपको स्कूल में भी बताया जाता है कि आप अगर अपनी क्लास में परमिशन मतलब जाने के लिए लेते हो तो परमिशन लेनी चाहिए कि मैं कम इन। तो आपको यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि वरिष्ठ अधिकारी के रूम में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें प्रवेश से पूर्व आपको अनुमति लेनी चाहिए कि मैं आ जाऊं नहीं आऊं। वो जृंभा, क्षौतु आदि अधारणीय वेग आने पर रुमाल से मुख ढक लेना चाहिए। अगर आपको जृंभा है, छींक है, ऐसे कोई अधारणीय वेग आते हैं तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, रुमाल के द्वारा अपने मुख को ढक लेना चाहिए। किसी भी रोगी या परिजन से उपहार स्वरूप राशि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो राशि है, जो भी राशि होती है वो लेकर, वो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा किसी परिजन से, जैसे रिश्वत का इससे अपन कह सकते हैं, उस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई राशि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारी यानी जो भी आपके साथ में जो भी काम करते हैं, अगर उनको किसी की हेल्प की जरूरत हो तो आपको हमेशा उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। सहकर्मियों के साथ ईर्ष्या न कर प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। मतलब सहकर्मियों से ज्वेलसी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कंपटीशन कर सकते हो कि वो ऐसा कर रहा है तो उससे ऊपर करे, लेकिन ज्वेलसी, ईर्ष्या की भावना अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति या चिकित्सक के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ ये व्यवसायिक गुण जो है वो समाप्त होते हैं। ये इस प्रकार से परिचारक के 3 टाइप्स के गुण हुए: व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण और व्यवसायिक गुण। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।